आजादी के 70 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी जमशेदपुर शहर के कुछ ऐसे दृश्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पा रहे हैं? जमशेदपुर शहर के बाबुनहातू सरकारी विद्यालय में आज भी बच्चे बिजली और पानी के इंतजार में बैठे हुए हैं। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये दृश्य है बाबुनहातू स्थित सरना प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जहां कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। वैसे कहने को तो ये स्कूल 45 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी स्कूल के बच्चों को बिजली और पीने के लिए स्वच्छ पानी का इंतजार है। अगर देखा जाए तो स्कूल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर टाटा घराने की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और दूसरी तरफ स्कूल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है और ये राज्य के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्कूल में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। कहने को तो स्कूल में वायरिंग, पंखे और लाइट भी लगी हुई है, पर बिना बिजली के ये सभी बेकार साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल में बच्चों को पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। स्कूल में लगभग 500 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चे सिर्फ 2 ड्रम पानी के भरोसे पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। राजकीय सरना उत्क्रमित मध्य विद्यालय, यहाँ पे कभी पंखा नहीं चलता है, बिजली की बहुत कमी है और कभी पानी का नल यहाँ पे नहीं आता है। टंकी में पानी वो खत्म हो जाने के बाद हमें स्कूल से बाहर जाना पड़ता है पीने, जो गंदे पानी रहते हैं। और हमारे स्कूल के बाउंड्री बहुत ही नीचे है, कुछ आदमी घुस के शीशी उसी तोड़ देते हैं हमारे स्कूल के। हमारे यहाँ बिजली की कमी है और पानी की व्यवस्था भी कमी है। हम लोगों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ स्कूल के बाहर जाना पड़ता है। स्कूल में पानी, बिजली की समस्या को छोड़ अन्य कई समस्याएं भी है। स्कूल की चार दीवारी इतनी छोटी है कि स्कूल छुट्टी होने के बाद यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, मानो स्कूल मैखाने में तब्दील हो जाती है। स्कूल परिसर में जहाँ तहाँ शराब की खाली बोतलें पड़ी नजर आती है। यही नहीं, इन असामाजिक तत्वों ने पेड़ पर मचान भी बना डाला है, जिस पर असामाजिक तत्व कई गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। स्कूल के शिक्षकों की माने तो कई बार लिखित रूप से चार दीवारी की शिकायत विभाग को की गई है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नौबत तो ऐसी आ जाती है कि स्कूल में पढ़ाई से पहले बच्चों को ही इन बोतलों को चुनकर कोने में फेंकना पड़ता है। यहाँ तो बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले है कि पानी, रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है सर, इसके कारण मेरा शौचालय भी गंदा हो जाता है। बाहर के असामाजिक तत्व हैं जो अंदर आते हैं, उसको गंदगी फैलाते हैं। दूसरा बात है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वायरिंग हो चुकी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं, बिजली का सप्लाई नहीं है। मेरे बच्चों को बहुत परेशानी होती है गर्मी के दिनों में। और बाउंड्री वाल हम लोग का जो छोटा होने के कारण क्या है कि बाहर के लोग आते हैं, शराब पीते हैं, बोतल तोड़ के चले जाते हैं। जितना भी मेरा बाहर में जो वायरिंग हुआ था सर, वो सबको पत्थर से मार के तोड़ दिया गया है। यहाँ तक भी ताला भी तोड़ दिया जाता है। सामान भी पहले चोरी हो चुकी है। तो ये सब जितने भी लोग आए हैं, कंपनी से भी आए हैं और हमारे जितने प्रतिनिधि लोग भी आते हैं देखने के लिए, सिर्फ एक आश्वासन ही रह जाता है कि होगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं हुआ है। अगर बस्ती के बीच में मेरा विद्यालय चलता है तो सबसे पहले यहाँ के बस्ती वासी को भी जागरूक होना चाहिए कि विद्यालय जो है मेरा एक मंदिर की तरह है और उसका रक्षा करना है। लेकिन फिर भी अगर ये सब व्यवस्था हो जाए तो मेरा विद्यालय बहरहाल ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे या नहीं। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चों का मन पढ़ाई से हटकर किसी और दिशा में चले जाता है। सुधार तो सबसे पहले बच्चे जो है गर्मी से तराई हो रहा है, इसमें बिजली का रहना बहुत आवश्यक है। और साथ ही पानी के लिए ये लोग जो रोड में जाते हैं, हमने कई बार देखा कि रोड में साइकिल से कभी टकराते, कभी मोटरसाइकिल से टकराते हुए, तो बच्चे जो है पानी के चलते बाहर होटल वाले भी परेशान होकर भगा देते हैं लोग को कि हम कितना पानी देंगे। इसीलिए पानी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बच्चे को इस गर्मी में, जो इधर उधर भागे ना, एक्सीडेंट से बचे ये लोग। कल को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ स्कूल के प्रबंधक को, स्कूल के ऊपर पूरा
श्रेय आ जाता है कि आप ही लोग ये सब कराएं। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग यही कर सकते हैं कि बच्चे को पानी नहीं है तो बाहर वो तो ऑटोमेटिक जाएगा। छोटी बाउंड्री वाल की समस्या ये है कि ये बाउंड्री वाल छोटी होने के कारण है कुछ असामाजिक तत्व यहाँ घुस जाते, घुस के कभी दरवाजा में लैट्रिन कर दे रहे हैं, तो कभी दारू पी के बोतल इधर उधर फेंक दे रहा है, कभी किसी बच्चे के पाँव में गड़ जा रहा है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और एक लेटर भी देंगे कि इस बाउंड्री वाल को ऊंचा किया जाए, जिसे असामाजिक तत्व अंदर ना आकर। ऐसे में बच्चे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी पर दोषारोपण करना नहीं है, बल्कि स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। जरूरत है कि विभाग इस समस्या को गंभीर रूप से ले और स्कूल में सुविधा प्रदान करे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जमशेदपुर से एएमजी विशेष के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड प्रबंधन ने क्लोजर की घोषणा कर दी है। इससे कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है। आप देख रहे हैं नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कंपनी का नजारा। यहाँ प्रबंधन की ओर से क्लोजर का नोटिस साट दिया गया है। इससे मजदूरों की नींद हराम हो गई है। इस कंपनी में ज्यादातर वैसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कंपनी को अपना जमीन दिया है। उनसे कंपनी जमीन लेकर स्थापित की गई है, बदले में उन्हें नौकरी पर रखा गया था। अब क्लोजर की घोषणा से इन मजदूरों में चिंता लगी हुई है। न इनके पास जमीन बची रही, न ही नौकरी। सूत्रों की माने तो सरकारी बाबुओं तथा छुटभैया नेताओं की दखलंदाजी से कंपनी प्रबंधन खासी नाराज है और क्लोजर की घोषणा करने के लिए वे बाध्य हो चुके हैं। 2 तारीख को लगा सर। क्या लिखा है उसमें? ये लिखा हुआ है कि इसका कंडीशन जो है न सर, इसी के लिए जो ठीक से काम ठीक से नहीं हो रहा है न सर, इसी के लिए सर कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, नोटिस दिया हुआ है। कितने तारीख से? कितने तारीख से? 1 जुलाई से। कितने मजदूर यहाँ काम करते हैं? मजदूर तो बहुत है सर। आप लोग अपना जमीन भी दिए होंगे। अब तो कंपनी अगर बंद हो जाती है तो फिर आप लोग का जमीन भी गया, कंपनी भी गया। इसके लिए तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें आप लोग, कंपनी बंद नहीं हो या फिर अच्छा हम लोग तो कंपनी का जो मालिक है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि कंपनी जो भी सरकार की तरफ से जो मदद की जाए, इंटरनली अगर कोई दूसरा चीज है कोई कारण है तो ये तो कहना मुश्किल है, वर्कर की तरफ से मदद की जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड सरकार के पहल पर स्टार्टअप इंडिया के तहत एक कार्यशाला का आयोजन XLRI सभागार में की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने हिस्सा लिया। मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। वैसे आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया को प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए शुरू किया था। इसके तहत हर एक व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में इस तरह के कार्यशाला आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर के XLRI सभागार में भी इसी के तहत कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्गों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के उपायुक्त अमित कुमार उपस्थित थे। साथ ही साथ यहाँ छोटे बड़े व्यवसायी भी उपस्थित हुए, जिन्होंने युवा वर्ग को व्यापार जगत से जुड़े कई टिप्स व जानकारियां दी। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत कोई भी अपनी आइडिया सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर वो बेहतर साबित हुई तो उसे व्यापार लगाने में सरकार मदद भी करेगी। इससे देश में स्वरोजगार का सृजन होगा तथा बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। जनरेशन करवाते हुए कंट्री की इकोनॉमी को एक नए लेवल पे लेके जा सके, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरत है जो टैलेंट है, जो आइडियाज़ है उनको हंट करने का। तो आइडियाज़ हंट करने का ये पहला प्रोविज़न है, जिसमें कि आज के दिन में हम लिटरली ढूंढ रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर जिनके पास आज के दिन में आइडियाज़ है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इन पर्टिकुलर आइडियाज़ का स्क्रूटनी जो ग्लोबल बिजनेस इंक्यूबेटर के मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों के द्वारा किया जाएगा और ऐसे टॉप 30 आइडियाज़ होंगे वो चुन के आएंगे और उन पर्टिकुलर आइडियाज़ को न सिर्फ आज के दिन में नर्चर किया जाएगा
बल्कि ये देखा जाएगा कि आइडियाज़ फाइनलिटी के स्टेज में पहुंचते हैं और उनके आइडियाज़ आज के दिन में एक सक्सेसफुल वेंचर कंपनी के रूप में उभर के जनरेट होकर आगे निकल के आते हैं। अगर आप लाहौर नगरी जमशेदपुर में बाइक से घूम रहे हैं तो हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपको कहीं भी ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है और स्पॉट फाइन भी कर सकती है। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब जमशेदपुर में भी बाइक चलाने वालों का हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे शहर में सघन हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस हेलमेट चेकिंग अभियान में पूरे शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 3000 से अधिक बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया। वहीं सभी बाइक चालकों से स्पॉट फाइन भी वसूला गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार पुलिस किसी की भी पैरवी नहीं सुन रही थी। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग हेलमेट चेकिंग के नाम पर अभी चेकिंग किया जा रहा है। जो भी बिना हेलमेट के सवारी कर रहे हैं, आए दिन घटना घटते रहते हैं। इसी को देख करके हेलमेट के लिए विशेष करके अभी एक अभियान 2 घंटे का चलाया गया है। 9 बजे से 11 बजे तक का अभियान ये चलेगा। ये इस थाना का, कदमा थाना का अन्य थाना में भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था के लोगों का जो है ठीक काटा जा रहा है और इसमें किसी के साथ कोई कोताही नहीं बचा जाएगा। जो भी पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। 200-300 की संख्या में अभी तक वाहन जब्त किए हैं। आगे भी अभी कार्रवाई चल रहा है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार इलाके में एक बार फिर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही साथ कई जगहों पर फाइन भी काटा गया। इससे दुकानदारों में हड़कंप देखी गई। साक्षी बाजार इलाके में बढ़ते अतिक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन व जमशेदपुर अक्षेस की ओर से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा सड़कों पर लग रहे अतिक्रमित दुकानों को हटाया गया। साथ ही साथ बाजार के अंदर परिसीमन क्षेत्र से बाहर दुकान लगाने वालों को 2000 से लेकर 5000 तक का फाइन भी किया गया। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप देखी गई। जिला प्रशासन के जवानों ने बाजार में लगे अवैध होर्डिंग्स को भी हटा दिया। बाजार में अपना दुकान लगाए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर कैसे लोगों पर होगी, किस तरह से फाइन लिया जा रहा है? सर जेएनएससी वाले भी है, उसका जो फाइन हो रहा है उचित फाइन किया जा रहा है, उन लोग को हटाया। ये तरह से किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? ये साक्षी मार्केट, संजय मार्केट है। ये लगातार जारी रहेगा कि आज ही रहेगा? नहीं, लगातार जारी रहेगा। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्रबंधन के एचआर हेड विनीत कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर टाटा मोटर्स अप्रेंटिस के परीक्षा में बैठे छात्रों ने दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि मानगो में मंगलवार को टाटा मोटर्स के अप्रेंटिस के परीक्षा का सेंटर दिया गया था और बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र इस परीक्षा में शामिल होने पहुंचे थे। जब वे परीक्षा केंद्र में पहुंच गए तो काफी देर बाद उन्हें परीक्षा कोऑर्डिनेटर द्वारा सूचित किया गया कि उन सभी का एडमिट कार्ड नहीं मिला है, लिहाजा सभी को परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। छात्रों की माने तो कंपनी के एचआर हेड विनीत कुमार सिंह द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले की खबर भाजपा युवा नेता विकास सिंह को लगी तो उनके नेतृत्व में सभी ने उलीडी थाना पहुंचकर मामले पर एफआईआर दर्ज कराया। वहीं परीक्षा केंद्र में छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया। मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। मानगो में टाटा मोटर के अप्रेंटिस का परीक्षा आज होने वाला था। भारी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने को आए थे। लगभग 200 से 300 संख्या में परीक्षार्थी जब परीक्षा कक्ष में चले गए, उन्हें उत्तर पुस्तिका दे दी गई। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर थे, जो एग्जाम ले रहे थे, बोले कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है मेरे कंप्यूटर में, इसलिए आपको परीक्षा देने नहीं देंगे। ये चूंकि रोज कमाने खाने वाले परिवार से आते हैं, गरीब गुरबे बच्चे हैं, ये लंबी खर्चा करके भाड़ा दे के आए हैं, परीक्षा देने आए हैं। इनके साथ कोई टाटा मोटर का विनीत कुमार सिंह है, जो एचआर है टीएमएल का, टाटा मोटर लिमिटेड का, वो इनके साथ धूर्त का काम किया है, इन्हें ठगने लूटने का काम किया है। इसलिए मामला हमारे संज्ञान में आया। हमने इन बच्चों को लेकर उलीडी थाना में आया है और कानून हाथ में नहीं लेने की सलाह देते हुए इन्हें विनीत कुमार सिंह और टाटा मोटर प्रबंधक में एफआईआर करने को कहा है। सरायकेला जिले के एसपी राकेश बंसल हर मंगलवार को जनता दरबार में शामिल होते हैं। आज भी वे अपने कैंप कार्यालय में फरियादियों से मिले तथा उनकी समस्याएं सुनी तथा हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हर मंगलवार को सरायकेला जिले के एसपी राकेश बंसल जनता दरबार में शामिल होते हैं। आज भी जनता दरबार में फरियाद लेकर लोग पहुंचे। न्याय की आस में पहुंचे लोगों की फरियाद एसपी साहब ने बारीकी से सुनी और हर संभव भुक्तभोगियों को मदद का भरोसा दिलाया। में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखा है उसमें इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती है। जहां तक आप मुझे जैसे लगता है जानना चाहते हैं कल की घटना के बारे में, कितना ही दबाव क्यों ना आ जाए,
सही गलत नहीं होगा और गलत सही नहीं होगा। अगर 10 लोग एक तरफ इकट्ठे होकर चिल्लाकर बोलेंगे कि ये बात सही है, उससे सही नहीं हो जाती है। सही तभी होती है जब साक्ष्यों के आधार पर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके, और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई न्यायालय के समक्ष रखे जाने वाले कार्रवाई के बीच में अड़चन अड़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सरकारी तंत्र को जिले में सरकारी शिक्षकों का गृह प्रखंड में स्थानांतरण की मांग को लेकर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में जेवीएम ने 1 दिवसीय धरना दिया तथा विभाग की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वैसे आपको बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा द्वारा पूर्व से ही ये मांग उठाई जा रही है और कई बार विभाग में पत्राचार भी किया जा चुका है, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। वैसे राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति उनके गृह प्रखंड में होनी चाहिए, लेकिन जमशेदपुर जिले में ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसके खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा ने ये आंदोलन छेड़ा है। इसके तहत जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया गया, साथ ही साथ जिला शिक्षा अधीक्षक का जमकर विरोध भी जताया गया। कि शिक्षकों का जिस प्रकार दूसरे प्रखंडों पर तबादला हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यह बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि 20-22 वर्ष तक कोई शिक्षक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहे और उनका विगत वर्ष यानी 1 वर्ष पहले जमशेदपुर शहर में हुआ और फिर अभी 1 वर्ष ही नहीं बीता और उसका तबादला दूसरे जगह प्रखंड में फिर करने की तैयारी है। तो मेरा यह डीएससी कार्यालय पे आने का मुख्य विषय यह है कि पहले डीएससी साहब को यह क्लियर करना होगा कि आखिर पूरे जिले में कितने शिक्षक हैं, कितने रिक्त स्थान हैं, कितने स्कूल हैं, कितने स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट के बीच में कितने शिक्षकों को रखना आवश्यक है, और जितने भी शिक्षक हैं उनका किस आधार पर तबादला हुआ और कितने लोगों को किस आधार पर रखा गया। हमने देखा कि 20-25 वर्ष से रहने वाले लोग इस जो शहर में है वह भी विराजमान है, लेकिन जो तथाकथित लोग मेरा ख्याल से जिनकी पैरवी पहुंच रही है, जिनका यहाँ से गठबंधन नहीं है, जिसका सरकार के यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, वो व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक साक्षी होम्योपैथिक कॉलेज में आज से शुरू हुई। 3 दिवसीय बैठक के दौरान छात्रों से जुड़ी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। साक्षी होम्योपैथिक कॉलेज सभागार में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार से शुरू हुई। परिषद के संगठन मंत्री KN रघुनंदन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए छात्र हित की दिशा में कई पहल करने की बातें कही। मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की बातें कही गई। वहीं 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्ताव पारित करने, ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डालने तथा प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रवैये पर विचार विमर्श किया जाना है। प्रांतीय समीक्षा योजना बैठक तय हुआ है, जिसमें अभी आज समीक्षा बैठक है, जिसके उद्घाटन सत्र में अपने माननीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री KN रघुनंदन जी का भाषण चल रहा है। और वर्तमान स्थिति शिक्षा को लेकर भारत में सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण और अनेकों विषय, अनेकों आंदोलन और इस तरह का विषय को लेकर के विद्यार्थी परिषद 3 दिन मंथन करने वाली है।